हम वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। ये क्या कहना चाहती है? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? आपने देखा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में कैसी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी एंड बी क्रॉस ए क्या वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसे डिफाइन है? राइट हैंड स्क्वायर रूल से, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो रही थी। तो इनके ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या वैलिड है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है और दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये रिजल्ट वैलिड है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। यहां पे देखिए इसकी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर ए and this is your vector b, this angle theta। हमने यहां से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया था a एंड b के थ्रू। आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है। हम इसको इस टाइप से लिख रहे हैं। यदि हम यहां से ब्रैकेट अटैच कर दें तो कोई प्रॉब्लम? नो। फिर हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा। ऐसा लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए कि ए इंटू बी 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा, ये वैल्यू कितनी है? आप देखिए ए एंड बी से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। बी साइन थीटा की वैल्यू कौन सी है? ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा। अब आप देखिए इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ दिस साइड बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा। इसका ये ट्रायंगल का एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। जितना दिस ट्रायंगल एरिया है उतना ही आपके पास सेम दिस ट्रायंगल एरिया है। इसका मैं यहाँ पे 2 टाइम्स जो मल्टीप्लाई किया था, जो फाइनल वैल्यू आपके पास होगी, इसका दिस वैल्यू होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by vectors a and b। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी यूज कर ली। अब हम यहां से देखना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी के थ्रू हम एंगल भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना? ए बी साइन ऑफ थीटा। इसका हम इस इक्वेशन से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। ए बी लिखते हैं या मॉड ए इंटू मॉड बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं यहां से जो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, इस टाइप से। तो हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी एंगल कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी एंगल कैलकुलेट हो जाता है। तो आपने ये देख लिया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है।
इसके थ्रू हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, आपने देखा कम्यूटेटिव लॉ यहां वैलिड नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ वैलिड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से, ए क्रॉस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस टाइप से आप अर्थमेटिक में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं। ए क्रॉस बी प्लस, अब देखिए क्या मल्टीप्लाई, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इसकी एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ b प्लस सी, यहाँ पर एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड है। ए ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे यदि माइनस साइन होता तो वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इस टाइप से हम लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। आप जानते हैं ए और ए के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 एंगल रहेगा, तो साइन 0 इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट आपके पास हो गया। इसके बाद एक यहाँ पे सिस्टम डिफाइन किया है, राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम। राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल आईजे की सिस्टम में कौन सा है, आई कैप जे कैप की कैप। आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे की, ये राइट हैंडेड सिस्टम के राइट हैंड इसके रूल के थ्रू डिफाइंड होते हैं। तो इनकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं किस टाइप से डिफाइंड है। सपोज कीजिए आपके पास आई कैप डायरेक्शन, जी कैप डायरेक्शन एंड की कैप। देखिए यहाँ पर राइट हैंड सिस्टम क्या बताता है, राइट हैंड ये जो डायरेक्शंस होती है ये 3 डायमेंशन सिस्टम बताते हैं, जिसको जैसे हम इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम शो कर रहे हैं। समटाइम्स इसको हम एक्स डायरेक्शन भी कहते हैं, इसको वाई डायरेक्शन भी कहते हैं, इसको जेड डायरेक्शन भी। तो ये एक्स वाई जेड सिस्टम होता है, राइट हैंडेड सिस्टम होता है, राइट हैंड इसी रूल से डिफाइंड होता है। तो इसकी जो मीनिंग होती है, ये कह रहे हैं कि आप इसको एक वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, आई वेक्टर, आई कैप वेक्टर हो गया, जे कैप वेक्टर। इस प्लेन पर एक इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर राइट हैंड इसको प्लेस कीजिए। फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर, एक्चुअली में राइट हैंडेड जो सिस्टम है, राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम है। तो हम इसको सर्कुलर सिस्टम की मीनिंग क्या है, एक सर्किल पे भी इनको प्लॉट कर देते हैं। सर्किल पे देखिए हम ये 3 पॉइंट मार्क कर रहे हैं। ये पोजीशन आपके पास आई कैप, ये पोजीशन आपकी जे कैप, दिस पोजीशन की कैप। तो ये कहते हैं आई टू जे मूव कीजिए, जे टू के, के टू आई। एक सर्किल में यदि आप मूव करते हैं तो राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे डिफाइंड है। यदि हम आई टू जे स्मॉलर एंगल के थ्रू मूव करते हैं, मैंने स्क्रू प्लेस किया राइट हैंड स्क्रू, आई टू जे आप मूव करेंगे, स्क्रू को रोटेट करिए आई टू जे इस एंगल के थ्रू, तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस होगा, इस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा, वो डायरेक्शन आपकी जेड डायरेक्शन डिफाइंड होगी, मींस के डायरेक्शन डिफाइंड होगी। इसका मतलब हमारे पास ये डायरेक्शन कौन सी, इस डायरेक्शन को मैंने आप फ्लैट इस टाइप से कर दिया है, क्योंकि 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में प्लॉट कर दिया। अब देखिए ये अदर एक्सिस भी डिफाइंड हो रही है कि नहीं। सपोज कीजिए आपके पास ये के एक्सिस है, इसको हम इस टाइप से थोड़ी देर के ट्रीट कर लें। अब हम एक फिर यहाँ पे एक स्क्रू प्लेस करते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन जे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी के डायरेक्शन है। इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैंने एक स्क्रू राइट हैंड स्क्रू यहाँ पे प्लेस किया, जे टू के, देखिए आई टू जे, जे टू के टू आई। यदि हम एक सर्किल में मूव कर रहे हैं, इस ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं,
तो हमारे पास ये राइट हैंडेड सिस्टम डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी टू पेयर को चूज, टू यूनिट वेक्टर को आप चूज किए, थर्ड यूनिट वेक्टर ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगी। किसके थ्रू? राइट हैंडेड स्क्रू के थ्रू। तो आपने देखा कि आई और जे कंफर्म है, सॉरी हम ये कह रहे हैं कि जे और के आपके पास नॉन है, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर नॉन है, तो आई यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगी? सपोज दैट ये के हम इस टाइप से इसको यूज कर रहे हैं, जे आपके पास, ये के आपके पास ये है, राइट हैंड इसको यहाँ पे प्लेस किया, स्क्रू को रोटेट करिए। इसको कैसे? जे टू के, क्योंकि हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में चाहिए, जे टू के जा रही है, तो स्क्रू किधर मूव करेगा? इस साइड में जाएगा। स्क्रू को हम टाइट करेंगे इस टाइप से। तो जैसे हम यहाँ से स्क्रू को टाइट करते हैं, जैसे यहाँ से देखिए स्क्रू को टाइट करेंगे तो स्क्रू का मूवमेंट इस साइड में रहेगा, तो स्क्रू के जो एडवांसमेंट की डायरेक्शन है वो आपके पास आई डायरेक्शन हो जाएगी। एनी टू यूनिट वेक्टर आप चूज कर लीजिए, इस राइट हैंडेड सिस्टम के थ्रू आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास थर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिक डिफाइंड हो जाएगी। आपने देखा कि यदि हम आई और के एक्सिस आपके पास नॉन हो तो जे एक्सिस ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगी। देखिए के टू आई यदि मूव करेंगे तो आपको जे मिलना चाहिए। के आपके पास ये है, आई आपके पास ये है, चलिए के आपके पास यहाँ पर है। यदि के टू आई रोटेट करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड इसको इस टाइप से प्लेट कीजिए, के टू आई रोटेट करें तो इसको किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा। राइट हैंड सिस्टम आपके पास डिफाइंड हो गया। ठीक है, इस राइट हैंडेड सिस्टम से हमें कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। देखिए आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, दिस इज इक्वल टू जे क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू के क्रॉस के, और दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है? यूनिट वेक्टर है, आई एंड आई के बीच में एंगल कितना है? 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0। जे जे के बीच में एंगल 0, के बीच में एंगल 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो रही है। एंड आई क्रॉस जे, ये आपके पास कौन कैसा रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आई जे, इनके बीच में एंगल कितना? 90। तो यहां से रिजल्ट क्या जाएगा? जब हम आई टू जे मूव करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? के मिलेगा, क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम के थ्रू मैंने अभी यहाँ पे प्लॉट किया था। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? के यूनिट वेक्टर। क्योंकि हम किस टाइप से लिखेंगे? आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन ऑफ 90 इंटू के कैप। तो मॉड आई मॉड जे की वैल्यू कितनी? 1 होगी, साइन 90 इक्वल टू 1 हो, तो फाइनली आपके पास क्या है? के कैप है। लेकिन जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन रिवर्स हो गई, माइनस के कैप। देखो आई क्रॉस जे आपके पास के मिलेगा, जे क्रॉस आई यदि हम इसमें मूव करें तो माइनस डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होगी, माइनस के मिल जाएगा। जे क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर में, जे क्रॉस के क्या मिलना चाहिए? आई, दिस इज इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस जे दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप। आप चेक कर लीजिए, साइक्लिक ऑर्डर के रिवर्स हो गया। के क्रॉस जे, फिर आपके पास कौन सा? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, इसकी वैल्यू कितनी होगी? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपको जे मिलना चाहिए, दिस इज इक्वल टू जी कैप, और आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जी कैप। ये राइट हैंडेड सिस्टम आपके पास डिफाइंड हो गया। अब जैसे हम राइट हैंडेड सिस्टम का यूज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंडेड सिस्टम में आईजे के सिस्टम में किस टाइप से डिफाइंड है? फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। Suppose that vector A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and vector B, this is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। आपने चूज किया। अब हम चाह रहे हैं
ए क्रॉस बी, दिस इक्वल टू कितना होगा, दिस वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इस टाइप से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा। इसकी रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम डिटरमिनेंट की थ्योरी यूज करते हैं। तो बेटर ये होता है, डिटरमिनेंट थ्योरी यदि हम यूज करते हैं वो किस टाइप से होती है, ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू, इस डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में सॉल्व करने की प्रोसेस देखिए। आप देखिए आई जे के फॉर्मेट में है, तो सबसे फर्स्ट लाइन में आई कैप जे कैप के कैप, इसको लिखना है। फिर सेकेंड लाइन में आपको क्या लिखना है, वेक्टर ए के कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, मींस A1 A2 A3। फिर सेकेंड लाइन में आपको क्या देना है, वेक्टर बी के कंपोनेंट B1 B2 B3, B1 B2 B3, इस टाइप से आपको शो करना है। तो डिटरमिनेंट आपके पास कंप्लीट हो गया। यदि आपको डिटरमिनेंट नहीं मालूम है तो बस आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कीजिए, आपके पास रिजल्ट आएगा। तो डिटरमिनेंट की थ्योरी बता रहे हैं, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले जो भी यूनिट वेक्टर है आई जे की, आपने इसको इस ऑर्डर में लिखा है। इसके बाद वेक्टर्स ए बी हैं, उनको हमने रो के फॉर्मेट में एडजस्ट किया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको देखो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करना बता रहे हैं। जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, एक में आई कैप लिखेंगे, आई कैप ब्रैकेट, आई कैप यहां से क्या फर्स्ट, यदि हम इस लाइन, दिस लाइन और दिस कॉलम को हम ब्लॉक करते हैं, ये कॉलम और ये लाइन मैंने ब्लॉक कर दी, तो आपके पास कौन सा मिलेगा पोर्शन, A2 A3 B2 B3, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ये आपके पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट था। जैसे हम इस लाइन को ब्लॉक करेंगे, जैसे देखिए दिस लाइन और दिस कॉलम, इसको मैंने ब्लॉक किया, तो इसको जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप मैंने शो किया। अब आपके पास कितना है, ये 4 वैल्यूज आपके पास है। तो इसमें हम कैसे शो करते हैं, इनको क्रॉस के साथ, इसके साथ आप क्रॉस कीजिए, इसके साथ क्रॉस कीजिए। तो A2 B3 A2 B3, फिर माइनस साइन लिखने की प्रोसेस है। A3, थोड़ा इसका एरो चेंज कर देते हैं, A2 B3 माइनस साइन A3 B2, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम जब रो, आपने जैसे इसको मैंने ब्लॉक किया, तो पहले आपके पास इसके कोफिशिएंट का तो पॉजिटिव साइन है, फिर नेक्स्ट के साथ नेगेटिव, यहाँ पे हम पॉजिटिव यूज करेंगे, इसके साथ नेगेटिव, फिर इसके साथ पॉजिटिव, इस ऑर्डर में मूव करते हैं। तो प्लस के साथ स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव के साथ जे कैप। इसका मीनिंग है कि जब हम इस आपके पास दिस रो एंड दिस कॉलम को ब्लॉक करें, तो आपके पास कितने पोर्शन मिलेंगे, A1 A3 B1 B3 आपके पास रिमेनिंग पार्ट होगा। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, हमने जे यहाँ से कॉमन पोर्शन लिया है, ये आपके पास कॉलम है, ये आपके पास रो, तो A1 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, A1 B3 माइनस A3 B1 इसके बाद कौन सा साइन है, प्लस साइन, के कैप। जब के कैप में आप देख रहे हैं दिस रो एंड दिस कॉलम को ब्लॉक करेंगे, आपके पास कौन सा होगा, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, इस टाइप से करिए। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक आपको वेक्टर मिल जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। इस टाइप से आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ओके, तो मैंने अपने क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट डिस्कस कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। अब हम इसके प्योरली प्रॉब्लम पार्ट पे डिस्कस करेंगे।
आप देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है, हम कुछ क्वांटिटी का नाम बता रहे हैं, जैसे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड है। एंगुलर मोमेंटम किस फॉर्मेट में डिफाइंड है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड है। और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड है, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जब हम फिजिकल किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे तो उस समय उसकी डेफिनेशन पार्ट बताएंगे। ओके।